गुड इवनिंग बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। टू चार्जेस ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड केप्ट एट अ डिस्टेंस आर एक्सर्ट अ फोर्स F ऑन ईच अदर। इफ द चार्जेस आर हाफ एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल देन द न्यू फोर्स एक्टिंग ऑन ईच चार्जेस इज। तो देखो बोला कि दो चार्जेस है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, r डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है F। तो F का वैल्यू आप जानते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये दोनों चार्ज का प्रोडक्ट बटा r स्क्वायर। अब बोल रहा है क्या कि इफ द चार्जेस आर हाफ, अगर चार्ज आधा कर देते हैं यानी q की जगह पे q/2 कर देते हैं, और डिस्टेंस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, तो दोनों का जो डिस्टेंस वो डबल कर देते हैं। पहले डिस्टेंस r था, अब डिस्टेंस कर देते हैं 2r। तो जो नया फोर्स लगेगा उसका वैल्यू क्या होगा? तो ये जो फोर्स नया वाला आएगा, इस नया वाला फोर्स का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों चार्ज का प्रोडक्ट बटा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस कर देना है, तो 2r का स्क्वायर हो जाएगा। कैलकुलेशन आप करते हो तो इसका वैल्यू आ जाएगा कुछ यूं। अब देखो ये q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर, अगर आप इसको चेक करेंगे तो यही तो वैल्यू दिख रहा है। तो ये जो डब्बा दिख रहा है इसका वैल्यू किसके बराबर? f के बराबर, तो इसकी जगह पे पुट कर दो f। तो नया वाला जो फोर्स आ गया वो आ गया 1/16। तो जो भी ओरिजिनल फोर्स रहेगा उसका हो जाएगा 1/16। तो सही आंसर आ जाएगा ये ऑप्शन नंबर 1। Which one of the following is the SI unit of electric field? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आप लोग को SI यूनिट बताना है, तो ये तो जानते हो न्यूटन पर कूलम होता है, ये तो वोल्ट पर मीटर। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। When an electric dipole is placed in uniform electric field, it experiences। तो जब एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रखते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या होता है? देखो ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डायपोल रख दिया -q और +q चार्ज से बना हुआ है। इस q चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा q इंटू ई, इस -q के ऊपर फोर्स लगेगा -q इंटू ई। तो अगर हम नेट फोर्स का बात करेंगे तो नेट फोर्स आ जाएगा ये दोनों का सम, और जब दोनों का सम करेंगे तो 0। यानी कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल को प्लेस कर दो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो ये तो नहीं हो सकता। अब इसके ऊपर टॉर्क लगेगा, ये दोनों फोर्सेस के कारण इसके पास टॉर्क लगेगा। टॉर्क का फॉर्मूला जानते हो, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 1 वोल्ट इज इक्वल टू, तो देखो V बराबर W/Q जानते हो, तो W बराबर जूल, और W का यूनिट, W मतलब वर्क डन, वर्क डन का यूनिट जूल, और चार्ज का कूलम, तो ये हो जाएगा 1 जूल बटा 1 कूलम। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। If a dielectric slab is introduced in between the two plates of a parallel plate capacitor, then its capacitance। तो देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का क्या होगा यदि अगर आप पैरेलल प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक को डाल देते हो। तो देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला आपको पता है, C = ε0 A/d। चलो मान लेते हैं कि इसका वैल्यू अभी है 10। अब नया वाला जो कैपेसिटेंस आएगा, जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखेंगे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कुछ वैल्यू रहेगा, तो मान लेते K आएगा, तो K × ε0 A/d। अब देखो इस K का वैल्यू तो कुछ होगा, लेट से किसका वैल्यू 3 है और ये ε0 A/d का वैल्यू 10 है, दोनों को गुना कर दो वैल्यू आ जाएगा 30। तो आपको दिख रहा है कैपेसिटेंस का वैल्यू 10 से 30 हो गया, तो बढ़ गया है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का? तो 8.854 × 10⁻² है। जब यूनिट चेक करना रहेगा ना, तो यूनिट आप चेक कर लो, F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। K का वैल्यू पुट कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, तो एप्सिलॉन नॉट आएगा लेफ्ट साइड, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई F Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। देखो ये दो ऊपर में दो चार्ज है Q1 × Q2, तो इसका यूनिट आ गया कूलम स्क्वायर। नीचे फोर्स का हो गया न्यूटन और R स्क्वायर का मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये ऊपर लेके जाओ तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इन अ रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल, बोल रहा है कि अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जानते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर नेगेटिव ऑफ dV/dr। इफ पोटेंशियल इज कांस्टेंट यानी V का वैल्यू कांस्टेंट है, तो E बराबर आपको मिल जाएगा नेगेटिव ऑफ D कांस्टेंट। अगर आप कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपको क्या मिलेगा? 0। यानी कि कांस्टेंट पोटेंशियल में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है 0, यानी ऑप्शन नंबर बी। Which one is not करेक्ट एक्सप्रेशन? तो देखो आप इसको जरूर से ध्यान रखना, नॉट करेक्ट बोल रहा है, ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर, तो एनर्जी स्टोर कर रहा है कैपेसिटर में, उसके लिए कौन सा सही एक्सप्रेशन नहीं है? तो आप जानते हो कि एनर्जी जो स्टोर करता है कैपेसिटर, उसमें फॉर्मूला में आपको 1/2 जरूर दिखता है। तो कोई ऑप्शन ऐसा देख लो जिसमें 1/2 नहीं होगा, तो 1/2 इस डी में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ये ए होता है, एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर का वैल्यू ये है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये वाला जो दिया हुआ है ये वाला वैल्यू आपका एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर का नहीं है।
ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा एक और चीज ध्यान से सुनो, आपको ये सारी चीजें ना पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है एज इट इज आपको मिल जाएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में चेक कर लेना और इसको आप लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है, खाली इस वीडियो को आराम से आप लोग सुनते चलो, देखते चलो। अगला क्वेश्चन, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होगा? तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला जानते हो, ई डॉट डी एस होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है न्यूटन पर कूलम यूनिट, और डीएस एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर का मीटर स्क्वायर होता है। तो कूलम ऊपर चला गया, पर कूलम आ जाएगा, और ये मीटर स्क्वायर, तो आ जाएगा न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। अच्छा इसका एक और यूनिट पॉसिबल था, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है वोल्ट पर मीटर, तो ये वोल्ट पर मीटर और ये डीएस का मीटर स्क्वायर कट जाता और ये आ जाता वोल्ट मीटर। तो एक तो ये भी यूनिट पॉसिबल है और एक ये भी यूनिट पॉसिबल है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है तो उसके अनुसार से ऑप्शन सी सही है। द सरफेस कंसिडर फॉर गॉस लॉ इज, देखो गॉस लॉ में जो सरफेस लिया जाता है वो क्लोज सरफेस होता है, और क्लोज सरफेस को हम लोग नाम देते थे गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अच्छा ये गॉस लॉ एप्लीकेबल होता है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? क्लोज्ड सरफेस के लिए। An electric charge Q is placed at the center of a cube of side A. The electric flux on one of its faces will be. तो देखो आप लोग ये जानते हो ना कि गॉस थ्योरम आप पढ़े हो, गॉस लॉ बोलता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो Q बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो ये चार्ज है, कोई एक चार्ज है Q और ये एक स्क्वायर यानी एक क्यूब से ये चारों तरफ से ये क्लोज्ड है, ढका हुआ है चारों तरफ से, तो इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो आ जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ चेक करो कितना फेस है, टोटल 6 फेस, तो 6 फेस मिलकर के क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो हम लोग का क्वेश्चन पूछा था एक साइड के द्वारा, ठीक है, तो एक साइड में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा? तो 6 फेस में क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो एक फेस के लिए क्यू बाय 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो चेक कर लीजिए। अच्छा यहाँ पे ना एस नोट लिखा हुआ है, एप्सिलॉन नॉट की जगह पे एस नोट दिया हुआ है, तो आप लोग को ऐसा वैल्यू देखिएगा ऑप्शन नंबर ए, क्यू बाय 6, देखो क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। ओम्स लॉ इज फॉलोड बाय, ओम्स लॉ जो फॉलो करता है वो कौन फॉलो करता है? कंडक्टर फॉलो करता है, सेमीकंडक्टर तो फॉलो नहीं करता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD वेरीज विद द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज पर द रिलेशन, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन जानते हो, तो VD बराबर E टाउ बटा m होता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिश्ता देखेंगे तो आपको दिखाई देगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। क्रिचॉफ्स जंक्शन रूल इज बेस्ड ऑन, तो क्रिचॉफ्स आप लोग दो लॉ पढ़े थे, क्रिचॉफ्स का फर्स्ट लॉ और क्रिचॉफ्स का सेकंड लॉ। ठीक है, तो क्रिचॉफ्स का फर्स्ट लॉ की वो बोलते थे क्रिचॉफ्स का करंट लॉ, और ये आधारित था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर, और क्रिचॉफ्स का सेकंड लॉ था वो बेस्ड था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। तो ये तो जंक्शन रूल बोल रहा है। अच्छा याद है केसीएल को ही हम लोग बोलते थे जंक्शन रूल, ठीक है, इसी का नाम होता था जंक्शन रूल। और ये जो केवीएल था, केवीएल इसको हम लोग बोलते थे लूप लॉ या तो लूप रूल। ठीक, तो जंक्शन रूल है किस पर बेस रहेगा? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। क्रिचॉफ्स लूप रूल देखो अभी हम लोग देखे थे, तो क्रिचॉफ्स का लूप रूल जो है किस पर आधारित होता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, तो ये ऑप्शन आ जाएगा सी। द रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, तो देखो रेजिस्टिविटी ना आप लोग जानते हो कि मटेरियल का प्रॉपर्टीज होता है, और मटेरियल का प्रॉपर्टीज होता है तो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, लेंथ के ऊपर भी नहीं डिपेंड करेगा, एरिया के ऊपर भी नहीं, और टेम्परेचर के ऊपर भी नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग ये जानते हो ना रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो बदले में कांस्टेंट आएगा रो, इसी रो का नाम होता है रेजिस्टिविटी या तो फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और ये मटेरियल का प्रॉपर्टीज होता है, ये सिर्फ डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर, बाकी किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, यानी लेंथ के ऊपर नहीं डिपेंड करेगा, टेम्परेचर वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। If n cell each of EMF E and internal resistance R are connected in parallel, then the total EMF and internal resistance will be। तो देखो ये n नंबर ऑफ सेल्स हैं जो सारे के सारे कनेक्टेड हैं, सबका EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है। तो देखो जब पैरेलल कनेक्शन करते हैं तो वोल्टेज तो सेम होता है, तो पैरेलल कनेक्शन किए तो जो EMF आया, EMF कांस्टेंट है सबके लिए सेम, तो EMF तो E आ गया। और जब इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला जानते हो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R + 1/R + 1/R, ऐसे चलते जाएगा। कितने नंबर तक चलते जाएगा? तो n नंबर तक चलते जाएगा। तो जब आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा n/R। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट निकालो तो R/n आ जाएगा। तो EMF का वैल्यू E और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया R/n, तो ऐसा ऑप्शन दिखता है ऑप्शन नंबर ए।
द रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय मैग्नीज, तो देखो रेजिस्टिविटी मटेरियल का प्रॉपर्टीज होता है, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है ना। तो नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर से लगभग इंडिपेंडेंट है, उसको कोई लेना देना नहीं होता है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए रेजिस्टर इन पैरेलल, तो जब आप रेजिस्टर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन देते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो वो घट जाएगा। देखो जब आप सीरीज में जोड़ते हो ना, तो सीरीज में वैल्यू आता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो ये तो बढ़ जाएगा, और जब पैरेलल जोड़ेंगे तो 1/R इक्विवेलेंट आता है, तो 1/R1 प्लस 1/R2 करेंगे तो आपका वैल्यू घट जाएगा, ठीक है। तो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। In a Wheatstone bridge, if the battery and galvanometer are interchanged, then deflection in galvanometer will, देखो तो व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर आप बैटरी और गैल्वेनोमीटर को आपस में एक दूसरे से बदल देते हो तो डिफ्लेक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, नॉट चेंज। द नेचर ऑफ पैरेलल करंट्स एंड एंटी पैरेलल करंट्स आर, तो पैरेलल करंट्स और एंटी पैरेलल करंट्स का नेचर कैसा होता है। देखो ये फिगर है पैरेलल करंट्स का, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है और इसमें करंट पास हो रहा है I1 और इसमें करंट पास हो रहा है I2। तो पैरेलल करंट में देखो ये दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगता है, तो जब पैरेलल करंट रहेगा तो अट्रैक्शन फोर्स, और जब एंटी पैरेलल रहेगा तो देखो यहाँ पे करंट जा रहा है ऊपर की ओर और यहाँ पे करंट जा रहा है नीचे की ओर, ठीक है। तो एंटी पैरेलल हो गया, तो यहाँ पे लगेगा रिपल्सन फोर्स। तो रिपल्सन फोर्स में देखो ये जो तार है ये बाहर साइड फोर्स लग रहा है, इसमें बाहर साइड फोर्स लग रहा है। अट्रैक्शन में इसमें अंदर की फोर्स लग रहा है, इसमें अट्रैक्शन की फोर्स लग रहा है। तो पैरेलल में अट्रैक्शन और एंटी पैरेलल में रिपल्सन। तो ऐसा चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी दिखाई देगा, पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट एंड एंटी पैरेलल करंट्स रिपेल। अच्छा आप लोग ये फॉर्मूला भी जरूर याद रखना, F/L इक्वल टू म्यू0/2 पाई इंटू 2I1I2 बटा डी, यानी ये दोनों के बीच जो फोर्स लगता है ना उसका वैल्यू है ये F/L बराबर म्यू0/2 पाई इंटू 2I1I2 बटा डी। चेक करो यहाँ पर, ए चार्ज पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विथ वेलोसिटी v इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। तो मान के चलो यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, अभी हमें इसका कोई डायरेक्शन दे करके नहीं रखा है, तो मान लो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स में कोई एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। अच्छा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दे करके रखा है कि B है, तो यहाँ पे कोई एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में। If the velocity of the charge particle is double, अगर वेलोसिटी को डबल कर देते हैं एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज हाफ, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को अगर आधा कर देते हैं तो रेडियस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो देख लो ये अगर यहाँ पे चार्ज पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा और सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू होगा mv² बटा r, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, वो होता है QVB। ये दोनों फोर्स आपस में बराबर होगा, दोनों को इक्वेट कर दो तो यहाँ पे v² और यहाँ पे v, ये दोनों एक दूसरे को कट कर देगा, तो r बराबर मिल जाएगा mv बटा r बराबर मिलेगा QV। यहाँ से r का वैल्यू निकालो तो r को राइट साइड लेके चलो, QV डिवाइड हो जाएगा, तो ये r बराबर आ गया mv बटा QV, ठीक है। ये r ओरिजिनल है। अब बोल रहा है कि अगर यदि वेलोसिटी को डबल कर देते हैं यानी कि v' का वैल्यू 2 भी कर दो, और मैग्नेटिक फील्ड जो नया मैग्नेटिक फील्ड है b', इसके वैल्यू को आधा कर देते हैं तो b/2 कर दिए, तो अब नया जो रेडियस आएगा उसका वैल्यू क्या होगा, तो ये नया रेडियस r', और इस r' का वैल्यू देखो mv बटा QV होता था, तो पुट करते वैल्यू m के जगह तो m रहेगा, लेकिन v के जगह पे हो जाएगा 2v, q के जगह पे q ही रहेगा, b के जगह पे हो जाएगा b/2 पुट कर दिए, ठीक है। उसके बाद ये 2 को ऊपर लेके चलो और ये ऑलरेडी ऊपर 2 था तो 2 इंटू 2 यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो ये आ गया 4 इंटू mv बटा QV, ठीक है। अभी mv बटा QV को देखेंगे, mv बटा QV को तो ये r के बराबर, तो ये r' जो है आपको 4r के बराबर आ गया, ठीक है। तो नया जो रेडियस आ जाएगा वो हो जाएगा 4 गुना, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट देखो टेस्ला ये तो नहीं है, गॉस ये भी नहीं है, एम्पियर ये भी नहीं है, तो बस किसका है ये वेबर हो जाएगा। टेस्ला जानते हो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है, एम्पियर करंट का यूनिट होता है। साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड टू एक्सेलरेट, आप लोग जानते हो साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस होता है जो एक्सेलरेट्स करता है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पॉजिटिव आयंस। द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r इज, ठीक है। तो देखो करंट कैरिंग लूप में आप लोग मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जानते हो म्यू0/2 पाई इंटू I बटा r, तो b और r के बीच अगर आप रिश्ता देखेंगे तो आपको दिखाई देगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, ठीक है। तो b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। The distance between two parallel current carrying conductor is double. What will be the effect on force between the conductors? देखो अभी हम लोग थोड़ा देर पहले देखे थे, ये जो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है
दोनों के बीच के डिस्टेंस d है। अगर इस डिस्टेंस को हम लोग डबल कर देते हैं तो पहले देख लो ये दोनों के बीच फोर्स कितना लगता है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का वैल्यू होता है म्यू नॉट बटा 4/2 I1 I2 बटा d। जब आप फोर्स और डिस्टेंस के बीच रिश्ता देखेंगे तो ये दिखाई देगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अगर आप डिस्टेंस को कम करते हो तो फोर्स ज्यादा लगेगा, और अगर डिस्टेंस को ज्यादा कर देते हो तो फोर्स कम लगेगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई डिस्टेंस को ना हम डबल कर दे रहे हैं, यानी डिस्टेंस की जगह पे 2d कर देना है। तो 2d करेंगे तो F जो हो जाएगा वो 1/2d हो जाएगा, यानी पहले जितना भी फोर्स लगेगा उसका हो जाएगा 1/2, यानी फोर्स बिकम्स 1/2 टाइम्स। A moving charged particle experiences no force while moving through यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो बोला कि एक मूविंग चार्ज पार्टिकल है, उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगता है जब वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चलता है। तो ऐसा कब पॉसिबल है? देखो, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में चलता है तो उसका वैल्यू आता है क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, अब इसका वैल्यू, इस वैल्यू को हमें जीरो करना है। तो इफ थीटा इक्वल टू जीरो, अगर थीटा का वैल्यू जीरो हो जाए तो यहाँ पे साइन जीरो आ जाएगा, और साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है, और ये सारे के सारे टर्म आ जाएगा जीरो। और ये जीरो कब हो सकता है? जब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी, जो चार्ज चल रहा है वो वेलोसिटी, ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या बोला? इफ चार्ज पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। देखो, अगर परपेंडिकुलर मूव करेगा तो भाई थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, और जब आप 90 डिग्री पुट करोगे ना तो ये फोर्स मैक्सिमम आ जाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। बी, इफ चार्ज पार्टिकल मूव्स पैरेलल। ठीक है, देखो यहाँ वर्ड आया पैरेलल, पैरेलल मतलब 0 डिग्री, तो 0 डिग्री के साथ मूव करेगा तो यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो मिनिमम फोर्स लग जाएगा, और मिनिमम 0 के बराबर, तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। द अर्थ बिहेव्स एज ए मैग्नेट विथ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम द जियोग्राफी। देखो, इस पॉइंट अर्थ मैग्नेटिज्म से ना 3-4 क्वेश्चन जो आता है वो बार बार रिपीट करता है, तो इसको ना आप लोग अच्छे से थोड़ा पढ़ लेना। तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा कि जो पॉइंट करता है वो पॉइंट करता है साउथ टू नॉर्थ। द एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ प्लेस इज। तो किसी प्लेस पर जियोग्राफिक मेरिडियन और साथ ही साथ मैग्नेटिक मेरिडियन, ये दोनों के बीच का जो एंगल बनता है उसको हम लोग नाम देते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ना हर जगह पे अलग अलग होता है, इक्वेटर पर अलग होगा, पोल पर अलग होगा, तो ये वेरी करेगा, वेरी मतलब बदलेगा, वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस। The vertical component of Earth's magnetic field at a place is √3 times the horizontal component. The value of angle of dip at this place is। देखो क्या बोल रहा है कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है, अर्थ का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का √3 टाइम है। तो हम लोग इसको कर देते हैं वर्टिकल कंपोनेंट बराबर √3 इंटू एच। अब हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है v बटा एच, यानी वर्टिकल कंपोनेंट बटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब इस वर्टिकल कंपोनेंट की जगह पे वैल्यू पुट कर दो √3 इंटू एच, तो एच के साथ एच कट किया, tan थीटा बराबर √3। ठीक है, अब ये tan कितना डिग्री का वैल्यू है, होता है √3 60 डिग्री का, तो tan के साथ tan कट गया तो थीटा का वैल्यू मिल गया 60 डिग्री। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पे देख लो वैल्यू निकालते हैं tan 60 का, sin 60 बटा cos 60, sin 60 का वैल्यू √3/2 और cos 60 का 1/2, 2 के साथ 2 कट गया, आंसर आ गया √3। ठीक है, लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन। तो देखो लेंज लॉ आप जानते हो, लेंज लॉ एनर्जी कंजर्वेशन पर काम करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। द EMF इंड्यूस्ड इन अ कॉइल इज। तो आप लोग ये पढ़े हैं कि EMF जो होता है वो होता है नेगेटिव ऑफ d∅dt, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। SI यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज। म्यूचुअल इंडक्टेंस का SI यूनिट क्या होता है? हेनरी। ठीक है, फैराडे तो कैपेसिटेंस का यूनिट होता है, एम्पियर ये करंट का यूनिट होता है, टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल। तो यहाँ पे बोला मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है टू अ सरफेस, देन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट विल बी। तो अगर पैरेलल रहा तो देखो आप लोग जानते थे कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता था कि किसी सरफेस के नॉर्मल जितना मैग्नेटिक फील्ड पास हो उसी को हम लोग बोलते थे मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन नॉर्मल का मतलब होता था 90 डिग्री, लेकिन यहाँ पे तो बोल रहा है पैरेलल पास हो रहा है, पैरेलल का मतलब हुआ 0 डिग्री। तो अगर 0 डिग्री में पास हो रहा है तो भाई मैग्नेटिक फ्लक्स तो कुछ नहीं होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा 0। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। ये सारे क्वेश्चंस ना आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत हेल्पफुल है। तो आप लोग एग्जाम बहुत अच्छे से देना। थैंक यू।